आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी की विनिंग स्ट्रेटेजी वाली खबर से करते हुए। 25 लोकसभा सीट वाले प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 25 का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उसने 25 सीटों पर कम से कम 15 प्रत्याशी बदले हैं, जबकि 10 वर्तमान सांसदों का टिकट काटा गया। लेकिन बगावत की आशंका से दूर बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। क्या है इसके पीछे वजह, इस रिपोर्ट में समझिए। कॉन्फिडेंस बरकरार, जीत के पूरे आसार। बीजेपी ने 10 सांसदों को किया रिप्लेस। क्यों जीत के प्रति आश्वस्त है बीजेपी? मिशन 25 की स्ट्रेटेजी समझिए। जयपुर शहर में बीजेपी का टिकट मतलब जीत की गारंटी, लेकिन रामचरण बोहरा अपना टिकट बरकरार नहीं रख पाए। शहर से बीजेपी के 2 बार के सांसद रामचरण बोहरा का टिकट पार्टी ने काट दिया है। पर टिकट कटने की मायूसी दिल में दफन कर बोहरा चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। अपनी जगह प्रत्याशी बनाई गई बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा के चुनाव में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। मेरा टिकट कटा नहीं है, केवल महिला सीट होने के नाते सीट इसको बदलाव किया है, तो ये आप अपना कंफ्यूज दूर कर लीजिए। और पंडित भंवरलाल शर्मा जी की बेटी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में, राजस्थान में एक स्तंभ के रूप में खड़ा करने में काम किया है। बीजेपी के सर्वे में जो सांसद जीतता नहीं दिखा, पार्टी ने उसका टिकट काटने में कोई कोताही नहीं बरती। बड़े बड़े दिग्गजों को पार्टी ने टिकट काटकर उन्हें एहसास करा दिया कि बीजेपी के लिए व्यक्ति नहीं, पार्टी बड़ी है। नेता पार्टी में है, इसीलिए उनका कद बड़ा है। पार्टी से बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। आइए देखते हैं कि कहां-कहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बदला है। श्री गंगानगर में निहाल चंद की जगह प्रियंका बैलान को टिकट मिला। चुरू में राहुल कस्वां की जगह देवेंद्र झाझड़िया टिकट हासिल कर पाए। झुंझुनू से नरेंद्र कुमार की जगह पार्टी ने शुभकरण चौधरी पर भरोसा जताया। जयपुर शहर में रामचरण बोहरा की जगह मंजू शर्मा को टिकट मिला। भरतपुर में रंजीता कोहली की जगह रामस्वरूप कोहली टिकट हासिल कर पाए। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया को टिकट नहीं मिला, उनकी जगह इंदु देवी जाटव को टिकट मिला। दौसा में जसकौर मीणा टिकट हासिल नहीं कर पाई। वहीं कन्हैयालाल मीणा पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया। जालौर में देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिला। उदयपुर में अर्जुन लाल मीणा की जगह मन्नालाल रावत टिकट हासिल कर पाए। बांसवाड़ा में भी पार्टी ने अपना चेहरा बदला और कनकबल कटारा की जगह कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्रजीत मालवीय को टिकट मिला। कहा जाता है कि जिन सांसदों से आला कमान खुश नहीं था, उनका टिकट कट गया। लेकिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी टिकट कटने को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं। उनका दावा है कि पार्टी किसी का टिकट काटती है तो समय आने पर उन नेताओं को दूसरी जिम्मेदारी भी दी जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र के में भी करौली और धौलपुर के अंदर भी जिस तरीके से एक महिला उम्मीदवार को उतारा गया है, मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय, हमारे पार्टी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का ये निर्णय, इसका मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। प्रक्रिया है, कहीं कहीं किसका उपयोग कहाँ कब किसकी जिम्मेदारी कहाँ मिल जाए, तो यहाँ कमल का निशान सर्वोपरि है और उसी पर राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर सबको समर्थन और आशीर्वाद करती है। बीजेपी ने जैसे ही पहली सूची में चुरू सांसद राहुल कस्वां का टिकट काटा, बवाल मच गया। राहुल कस्वां बीजेपी छोड़ कांग्रेसी हो गए। इससे शेखावाटी में बीजेपी को फिर से अपना माहौल बनाने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ी। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं, उन्हें भरोसे में लिया गया है। उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए भविष्य में ठीक जगह पर एडजस्ट करने का भी वादा किया गया है। जाहिर है बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि टिकट कटने की नाराजगी कहीं भी पार्टी के मिशन 25 की राह में रोड़ा ना बने। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटी हैं। एक तरफ नामांकन का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ दावों और वादों का दौर भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक और सिलसिला चल रहा है और वो है एक दूसरे की खामी उजागर कर खुद को बेहतर साबित करने का। ये रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां नामांकन का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, जो लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ से बीजेपी उम्मीदवार है। प्रतापगढ़ दौरे के दौरान सीपी जोशी ने एक तरफ बीजेपी के 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा किया, वहीं कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। ये जातिवादी, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, ये इतने वर्षों तक कांग्रेस ने पनपाया, ये इनकी डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। वो अपने संबोधन में भी मेरे परिवारजनों कहते हैं, और हम लोग भी उसी संस्कार के लोग हैं और उसी व्यवहार से काम करते हैं। 4 जून को परिणाम आएंगे, क्या सोचते हैं आप? 4 जून 400 पार। अजमेर में पार्टी प्रत्याशी के लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। दिया कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी पर पीएम मोदी के खिलाफ गलत बयानबाजी का आरोप लगाया है। दिया कुमारी ने भरोसा जताया कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। प्रत्याशी ने कुछ उल्टा सीधा बोला है, अभी मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने कार्यक्रम में मोदी जी के लिए बहुत उनका अपमान किया है, तो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के, और इस तरह की भाषा उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, लोगों से मतदान की अपील की और एक बार फिर 400 के आंकड़े को पार करने का भरोसा भी जताया। बदलते भारत में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। हम आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ पाए, लेकिन नए भारत में हमारा निर्माण हो। नरेंद्र मोदी जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनके तीसरे कार्यकाल में उनको अधिकतम मत और समर्थन देकर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। नौजवानों को कोशिश कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। चुनावी मौसम में इस तरह की बयानबाजी और जीत का दावा करना आम बात है, लेकिन जनता के दिल में क्या है, ये चुनाव नतीजे तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दावों से दिल भले ही बहला लिया जाए, लेकिन जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए अपनों की बगावत से लेकर चुनाव लड़ने से इंकार तक कई मुश्किलों से जूझ रही कांग्रेस ने चुनावी माहौल बनाने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया है। वो प्लान आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सभी सीटों पर प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिए। इसके साथ ही पार्टियों ने जीत के दावे भी तेज कर दिए। रूप से जनता उनकी कथनी और करनी को अच्छी तरह समझ चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव में निश्चित जवाब देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस जीत के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। किसी का टिकट कट रहा है तो कोई चुनाव लड़ने से ही किनारा कर रहा है। राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने अपनी उम्मीदवारी को वापस लेते हुए दूसरे को टिकट देने की अपील की। और ये तीसरी बात थी, हमारे पार्टी फोरम की बात थी, और मेरे ख्याल में इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम भी इसको अदरवाइज नहीं ले रहे हैं, पार्टी भी इसको सहजता से ले रही है और हम लोग नए उम्मीदवार घोषित कर लेंगे। सुदर्शन रावत भले ही विधानसभा चुनाव में मिली हार से खुद को चुनावी समर से दूर रखने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। साल का हमारा कार्यकाल रहा, हमारी योजनाएं रही, वो अब लोग याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से 4 महीने में इन्होंने केवल भ्रमण, भाषण और लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। लहजा बता रहा है कि कांग्रेस के कुछ सूरमा विधानसभा चुनाव में मिली हार की धूल झाड़कर चुनावी दंगल में अपने प्रतिपक्ष को चारों खाने चित्त करने में जुट गए हैं। बात इतनी ही नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र 6 अप्रैल को जयपुर शहर से जारी होने जा रहा है। पीसीसी वॉर रूम में लोकसभा चुनाव में प्रचार और सभाओं की रणनीति तय करने के लिए आयोजित बैठक से यह बात निकल कर सामने आई है। 6 तारीख को 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं और पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्चिंग करेंगे और पब्लिक मीटिंग में करेंगे। डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को याद कर रही है। पीसीसी चीफ ने हरियाणा और राजस्थान में
पेट्रोल डीजल के वैट पर भी सरकार को घेरा। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इलेक्शन में कहा था कि मैं हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर एक पर डीजल पर 12 रुपए का फर्क है वो समाप्त कर दूंगा। आज कर दिया क्या? तो एक नमूना है ये, बाकी और बहुत सी बातें हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 6 अप्रैल को सोनिया गांधी के हाथों जारी होने जा रहा घोषणा पत्र पब्लिक का है, इसीलिए पार्टी ने पब्लिक में ही इसे लॉन्च करने का विचार किया। मैनिफेस्टो पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक में ही इसको लॉन्च करने का तय किया पार्टी ने। हमें खुशी है कि मैनिफेस्टो लॉन्च और कहीं जो होगा हमें पता नहीं, साथ में हो सकता है कि साथ में और जगह से भी हो, पर जयपुर से होना हमारे लिए गर्व की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में जो कार्य किए गए उससे पहली बार राजस्थान देश भर में चर्चा में आया। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस की परसेंटेज बढ़ी, हमारे 16 लाख वोट बढ़ गए। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान पर विशेष फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसी कड़ी में दूसरे चरण के मतदान के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी और मन्ना लाल रावत ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई, जिसके बाद दूसरे चरण के मतदान के नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में बीजेपी के बाड़मेर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन 2 सेट में दाखिल किया। कैलाश चौधरी को निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी ने भी समर्थन दिया। कैलाश चौधरी के अलावा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल रावत ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के अलावा कई और दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का वादा किया। देखिए, ये दौर जो है वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौर है, और इस दौर में आप पूरे राष्ट्र में देखेंगे जो मनोभाव है, जो लोकमत है, वो पूरी तरह से उनके साथ है। आपने यूपी में देखा होगा कहाँ 400 प्लस जो एमएलए हैं उनमें से सिर्फ 2 आए। तो एक इस तरह का मनोभाव है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और भारत का जो मूल विचार है राष्ट्रीयता के, उसके पक्ष में पूरा लोकमत है। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, जबकि 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जिन 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा उनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 शामिल हैं। प्रदेश में जहां दूसरे चरण के नामांकन का दौर शुरू हुआ है, वहीं पहले चरण में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच भी की गई है, जिसमें 7 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है। अब 12 सीटों के मुकाबले के लिए 124 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 131 उम्मीदवारों ने 179 नामांकन दाखिल किए थे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल तो दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा, लेकिन उससे पहले निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रक्रियाओं को तय वक्त पर पूरा करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी सूरमा भी पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग जाने का फैसला किया है। बीजेपी विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि रामचंद्र चौधरी की टिप्पणी निंदनीय है और वो रामचंद्र चौधरी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में हताशा और निराशा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि लोगों की भावनाओं का आदर करें। सुनिए। देखिए, रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजमेर से, उन्होंने अभद्र टिप्पणी जो की है उसके खिलाफ ये हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करने वाले। चुनाव आयोग में हम शिकायत भी करने वाले हैं और इनको मैं कहना भी चाहता हूँ, इस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाइए। पहले भी मैंने कहा ना कि उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ भी टीएमसी के सांसद ने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया था। उसकी जनता में बहुत इसका भारी आक्रोश रहा। किसान के बेटे का अपमान करना और ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान करना जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा किसान के सम्मान की बात करी है, जो किसान सम्मान निधि के रूप में उनका हमारे देश और प्रदेश के किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया,
ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना ये ठीक नहीं है और इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। तो वहीं राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने टिकट लौटाने की पेशकश की है। सुदर्शन रावत ने कहा कि उनके ऊपर ईडी का कोई प्रेशर नहीं है और न ही उन्हें किसी का डर है। उन्होंने पार्टी से नया उम्मीदवार उतारने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के चुनाव नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि कल कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने राजसमंद से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। प्रेशर नहीं है, मैं इस तरह की बात झूठी नहीं कहूंगा कि मेरे पे कोई प्रेशर है। विपक्ष को हम हैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के, पर जो चीज़ होगी जिनके ऊपर है ईडी का प्रेशर उनके ऊपर है ही। हम कह ही रहे हैं कि कई नेताओं के ऊपर बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, पर मेरे पर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। और राजनीति में हम लोग, हमारा परिवार सन 1952 से है और 16 चुनाव सौभाग्य से जनता के आशीर्वाद से लड़ते आए हैं। 8-9 चुनाव जीते हैं, 3 पीढ़ी तक राजनीति कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है, तो डर और खौफ वाली कोई बात नहीं है। ना कोई पराजय का डर है, ना कोई ईडी का डर है, ना कोई बीजेपी का डर है, ना कोई मोदी का डर है। पर तैयारी आपकी होती है तो लड़ा जाता है। मैं थोड़ा सा मैथोडिकल आदमी हूँ, मैंने मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा मानना है कि मैं बिना तैयारी के चुनाव मैदान में चला जाऊं किसी के कहने से कि भाई आप अच्छे उम्मीदवार हो, आप लड़ लो, तो मैं मेरे तरफ से जानता हूं कि मेरी तैयारी क्या है। और ये इतनी सी बात थी, हमारे पार्टी फोरम की बात थी और मेरे ख्याल में इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम भी इसको अदरवाइज नहीं ले रहे हैं, पार्टी भी इसको सहजता से ले रही है और हम लोग नए उम्मीदवार घोषित कर लेंगे। देखिए, बहुत कार्यकर्ता हैं पार्टी में। सुदर्शन सिंह जैसे सैकड़ों लोगों से कांग्रेस बनी हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नुकसान, कोई एक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा उम्मीदवार आ सकता है, मेरे से भी अच्छा उम्मीदवार मैदान में आ सकता है अगली बार जब घोषणा होगी 2-3 दिन में या आजकल में, तो अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। फाइट करते करते भाग्य राजयोग में होगा तो वो जीत के निकल सकता है। एक जमाना था जब राजा सिंह जी को गोपाल सिंह जी इडवा ने हरा दिया, प्रभा ठाकुर ने राजा सिंह जी को हरा दिया। वोट बैंक इतना बड़ा था, उसके बावजूद भी पराजय का सामना करना। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में 30 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ स्थानीय पोलो ग्राउंड से कलेक्ट्रेट के लिए नॉमिनेशंस के लिए जाएंगे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, आप सबके परिश्रम और पुरुषार्थ और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद स्वरूप मुझे 2014 से लेकर के निरंतर 10 वर्ष आपकी सेवा का अवसर मिला है। हम सब ने मिलकर सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाकर देश को बदलने, देश का सम्मान बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। मित्रों, एक बार फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, हम सब संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए जुटे हैं। तो वही बाड़मेर में 3 दिन पहले पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाने वाले शख्स का फिल्मी अंदाज में अपहरण हो जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपहरणकर्ताओं का पीछा करती है, बदमाश युवक को चलती गाड़ी से फेंककर फरार हो जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिल्मी अंदाज में खुलेआम युवक का अपहरण। आरोपियों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी। अपहरणकर्ताओं ने युवक को चलती गाड़ी से फेंका। ये तस्वीरें उस शख्स के अपहरण की हैं जो पिछले कई दिनों से पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी फरियाद पर किसी ने गौर नहीं किया। नतीजा ये रहा कि खुलेआम लोगों के सामने पीड़ित का अपहरण कर लिया जाता है। और सब देखते रह जाते हैं। जिस जगह से युवक का फिल्मी अंदाज में अपहरण हुआ, वो जिला अस्पताल पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर था। पुलिस को जैसे ही अपहरण की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर की नाकेबंदी की गई, लेकिन इस दौरान बदमाश युवक की पिटाई कर उसे चलती गाड़ी से सड़क पर फेंककर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने युवक को इलाके के
बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रीजन क्या, ये बदमाश टाइप के आदमी भी जेल में, इनकी पहले कोई सूचना पुलिस को दी होगी 2-3 साल पहले, तो उसको धमकी दे रहे थे। उस संबंध में उसने परिवाद भी दिया था। 26 तारीख को मेरे ऑफिस में आया था और मैंने तत्काल कार्रवाई के लिए कहा था, साहब ये मेरे को धमका रहे हैं, ड्राइवर का काम करता है ये। इसमें SHO कोतवाली और जो SHO चोटरन की जिनके लापरवाही रहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब तस्करी गैंग से बदमाश टाइप के हैं, जो पहले सूचना दी थी, ये तस्करी गैंग के बदमाश हार्डकोर अपराधी है। दरअसल कुछ साल पहले पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने कई तस्करों को जेल भेजा था। पीड़ित का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद वही तस्कर उसको धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाबत उसने SP से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पुलिस अधीक्षक अब भरोसा जता रहे हैं कि जिन पुलिसकर्मियों ने आदेश के पालन नहीं किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े युवक का अपहरण हुआ वो बेहद खौफनाक है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। और अब बात 3 दिनों में 7 सुसाइड की करेंगे। कोचिंग सिटी कोटा में 2 दिनों में सुसाइड की दूसरी घटना सामने आई। मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इससे पहले 26 मार्च को ही यूपी के रहने वाले एक छात्र ने खुदकुशी की थी, तो वहीं 3 छात्र आत्महत्या का प्रयास भी कर चुके हैं। कोटा में पंखे से झूल रही जिंदगियां। 3 महीने में 7 सुसाइड, जिम्मेदार कौन? आज मेरा बेटा जिंदा होता। शासन आदेश दे चुका है डिवाइस लगाने की, तो उनको डिवाइस लगाना चाहिए। तो डिवाइस अगर लगी थी तो बच्चे की मेरी जान बच जाएगी। ये दर्द है उस पिता का जिसने 2 दिन पहले अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। इनका ये गम अभी भी कम नहीं हुआ था कि इनके जैसे एक और परिवार को बेटी की मौत के दर्द से गुजरना पड़ रहा है। दो दिन और सुसाइड के 2 मामले। कोचिंग नगरी में ये क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। क्या एंटी हैंगिंग डिवाइस, क्या प्रशासन के प्रयास, सब कुछ फेल साबित हो रहे हैं। सिर्फ 3 महीने में ही सुसाइड का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है और खुदकुशी रोकने के लिए प्रशासन की ओर से जारी की गई कई तरीके की गाइडलाइनें और स्टूडेंट सेल टीम की कोशिशें सब नाकामयाब हो रही हैं। ना ही सुसाइड का सिलसिला थम रहा है और ना ही छात्रों का तनाव। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छात्र ने कोटा में सुसाइड किया था और गुरुवार को एक और कोचिंग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। महावीर नगर में रहकर के नीट की तैयारी कर रही यूपी के लखनऊ की रहने वाली सौम्या ने अपने ही कमरे में फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। पिछले साल की तरह नए साल 2024 में भी कोटा स्टूडेंट के सुसाइड के सिलसिले कम नहीं हो रहे हैं। साल के शुरुआती तीसरे महीने में ही सुसाइड का ये 7वां मामला सामने आया है। देखिएगा, अगर कहीं कोई दुर्घटना किसी छात्र के साथ होती है और उसमें पाया जाता है कि उन्होंने जो मानक गाइडलाइंस हैं, जो मानक प्रक्रिया है, उसको फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी तय की जाएगी। कानूनन तौर पर उनके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, सख्त से सख्त क्या कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी तरह से इस तरह की घटना अगर हमारे संज्ञान में आती है तो हम बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करके रोकेंगे और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए प्रयास करेंगे। बदलते साल के साथ छात्रों की खुदकुशी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और खुद से दूर कर बच्चों को कोटा में पढ़ने के लिए भेज रहे परिजन भी खौफ के साए में हैं। ऐसे में अब जरूरत एक सख्त कदम की है जिसके जरिए आंकड़ों पर अंकुश लग सके, साथ ही बच्चों के तनाव को भी कम किया जा सके। कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और जयपुर ग्रामीण में चाकसू के कोटखावदा रोड स्थित हनुमान ट्रेडिंग कंपनी की दुकान में एक युवक ने गले में रखे 65,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक युवक जल्दबाजी में दुकान में घुसता है और गले को खोलकर उसमें रखे रुपए निकालकर भाग जाता है। इस संबंध में पीड़ित हनुमान प्रसाद ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक वो ग्राहक को पशु आहार का कट्टा देने के लिए सामने बने गोदाम पर गया था।
पीछे से एक युवक दुकान में घुसकर गले से रुपए निकालकर बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की